जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हायर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखा था, जिसमें शंट कैपेसिटेंस की वजह से या पैरेलल कैपेसिटेंस की वजह से हाई फ्रीक्वेंसी में इशू होता था। और फिर हमने कंबाइंड रिजल्ट्स भी देखे थे, जिनमें हमने सीरीज़ कैपेसिटर लगाए और शंट कैपेसिटर्स दोनों लगाए, इनपुट साइड पर भी और आउटपुट साइड पर भी। फिर हमने देखा कि इनपुट साइड पर दो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, F1 एंड F2, आउटपुट साइड पर दो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। सॉरी, इनपुट साइड पर दो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एक F1 और एक FA सीरीज़ और शंट के लिए, और आउटपुट साइड पर दो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, F2 और FB शंट और सीरीज़ कैपेसिटेंस के लिए। और फिर हमने उसकी ओवरऑल पिक्चर भी देखी थी कि उसका फेज रिस्पांस कैसा बनता है और गेन ग्राफ कैसे बनता है। तो आज हम थोड़ा सा अपने उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे, शंट कैपेसिटेंस वाले को, या उससे थोड़ा सा मज़ीद एक स्टेप आगे चलेंगे उससे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मिलर इफ़ेक्ट कैपेसिटेंस। मिलर इफ़ेक्ट कैपेसिटेंस। मिलर इफ़ेक्ट कैपेसिटेंस क्या है, ये भी हम देखते हैं। तो मैं एक सर्किट बनाता हूँ। ये उसी तरह का सर्किट है जैसे जो पहले हम देख चुके हैं इनपुट साइड पर। अभी हम कोई कैपेसिटर ना शंट लगा रहे हैं ना सीरीज़ लगा रहे हैं, ठीक है। वो अभी बताता हूँ इसका मकसद क्या है हमारा। जी, तो ये हमारे पास एक सर्किट है या मॉडल है। अब इसमें हमने देखा होगा कि अपने इनपुट साइड पे ना सीरीज़ कैपेसिटर लगाया है, ना शंट कैपेसिटर लगाया, और आउटपुट साइड भी सीरीज़ कैपेसिटर्स लगाया है, ना ही शंट कैपेसिटर्स लगाई है। तो इसका मतलब ये है कि और एक कैपेसिटर आपको नज़र आ रही है जो इनपुट साइड से आउटपुट साइड की तरफ जा रही है, जिसे हम सी कहते हैं। ये मिलर कैपेसिटेंस है। तो जो मिलर इफ़ेक्ट कैपेसिटेंस है वो, इसका मतलब है वो सीरीज़ कैपेसिटेंस और शंट कैपेसिटेंस इनपुट साइड, और सीरीज़ कैपेसिटर और शंट कैपेसिटेंस आउटपुट साइड, ये उन दोनों की मौजूदगी में भी होती है। यानी कि चाहे हमारे इनपुट साइड पर सीरीज़ या शंट हो या दोनों हो, आउटपुट साइड पर सीरीज़ या शंट हो या दोनों हो, हमारी एक और कैपेसिटेंस होती है जो इनपुट साइड और आउटपुट साइड को रिलेट करती है। इसको सीसी कहते हैं। आज हम इसी की ही प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ये क्या है, ठीक है। इन प्रीवियस मॉडल्स जिसमें हमने सीरीज़ कैपेसिटेंस और शंट कैपेसिटेंस इनपुट पे भी देखी और आउटपुट पे भी रखी, तो उन मॉडल्स में आपको कहीं भी ये फीडबैक कैपेसिटर या सीसी नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इन प्रीवियस मॉडल्स फॉर इनपुट series and shunt capacitances and output series and shunt capacitances, there was no CC, ठीक है। फीडबैक कैपेसिटर के पास नहीं था, ठीक है। तो ये कैसे ये किस तरह की कैपेसिटेंस हो सकती है, ये एक्चुअली इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस हो सकती है। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसको इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, यानी कि जो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान की कैपेसिटेंस है वो हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये एक्चुअली कैपेसिटेंस ऐसा नहीं होती कि ये कैपेसिटेंस लगी हुई होती है, ठीक है, लेकिन इफ़ेक्ट ऐसा होता है कि ये कैपेसिटेंस की तरह का इफ़ेक्ट मौजूद रहता है। तो उसको इंक्लूड करने के लिए हमने फीडबैक में यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया, एक्चुअली इफ़ेक्ट डिटर्मिन करने के लिए। तो
अगर हम इसकी बात करें इस कैपेसिटेंस की, तो दैट अगर हम बीजेटी की बात करें तो दैट कैपेसिटर will be between collector and base of common emitter amplifier, या फिर ये भी कह सकते हैं that capacitor will be between drain and gate of common source FET amplifier। ठीक है, तो जो ये हमारा फीडबैक कैपेसिटर है, ठीक है, ये फीडबैक कैपेसिटर है, ये एक फीडबैक पाथ बनाता है, जो हम आप देख भी सकते हैं कि ये इनपुट साइड और आउटपुट साइड को रिलेट कर रहा है। ये फीडबैक पाथ बनाता है और ये हाई फ्रीक्वेंसी को इफ़ेक्ट करता है। आई मीन जब हाई फ्रीक्वेंसी होगी तभी इसका इफ़ेक्ट होगा, लो फ्रीक्वेंसी पे इसका इफ़ेक्ट नेग्लिजिबल होगा। ये हम देखते हैं कैपेसिटेंस। दिस कैपेसिटेंस फॉर्म्स feedback path and can have influence on higher frequency response of amplifier। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी क्लियर पिक्चर नज़र आए। इनपुट करंट हमारे पास आई है, यहाँ पे जो जा रहा है टर्मिनल के अंदर नेग्लिजिबल करंट जो है वो I1 और ये ऊपर फीडबैक पाथ में I2। तो जो हम लिख सकते हैं कि टोटल करंट जो है I1 दैट वुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, और I2 हम देख सकते हैं I2 क्या है, I2 है VI माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक है, VI माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस इसकी कैपेसिटी क्या है माइनस JXC। हो गया। और I1 क्या है, I1 है हमारे पास VI डिवाइडेड बाय RI। ठीक है, देखिए वोल्टेज यहाँ पर डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस। तो अब जो टोटल करंट होगा I दैट वुड बी इक्वल टू VI डिवाइडेड बाय RI प्लस VI माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय माइनस JX। चूँकि ये एम्पलीफायर है तो हमें पता है कि एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन जो होता है, वोल्टेज गेन दैट इज़ इक्वल टू V नॉट और VI, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V नॉट इक्वल्स टू AVR। ठीक है, तो अब हम इस वाले रिज़ल्ट को इस इक्वेशन में पुट करते हैं ऊपर, तो हमारा I जो होगा वो होगा VI डिवाइडेड बाय RI प्लस VI माइनस AVVI डिवाइडेड बाय माइनस
जे एक्स सी। तो यहाँ से वी आई कॉमन ले लेते हैं, तो वी आई कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1/RI प्लस 1 माइनस ए वी डिवाइडेड बाय माइनस जे एक्स। ठीक है, तो उसके बाद इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। वी आई 1/RI प्लस 1 माइनस ए वी एक्स सी की जगह पे मैं पुट करने लगा हूँ माइनस जे ओवर ओमेगा सी सी। ठीक है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है एक्स सी की जगह, एक्स सी क्या होता है 1 ओवर ओमेगा सी होता है, तो इसको हम ओमेगा सी सी पुट करते हैं वैल्यू। तो इक्वल्स टू वी आई 1/RI प्लस जे ओमेगा सी सी, ये ऊपर जाके माइनस जे जो है वो प्लस जे हो जाएगा, ओमेगा सी सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर, और 1 माइनस ए वी। फिर हम इसको लिख सकते हैं आई आई इक्वल्स टू वी आई डिवाइडेड बाय आर आई प्लस, इसको वी आई को अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी आई डिवाइडेड बाय 1 ओवर जे ओमेगा सी सी 1 माइनस ए वी। ठीक है, देखिए इसको किस फॉर्म में लिखा है, इसको फॉर्म में लिखा है वी ओवर आर और वी ओवर आर की फॉर्म में लिखा है, करंट की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि ये भी रेजिस्टेंस है और ये भी एक किस्म की रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस है, तो इसको हम कहेंगे कि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगी, वो होगी 1 ओवर जे ओमेगा सी सी 1 माइनस ए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है ना, एक किस्म की इम्पिडेंस है, तो इसकी इम्पिडेंस को कैपेसिटिव है नेचर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू ये है। तो अगर रिएक्टेंस ये है तो जिस तरह से हमारी रेजिस्टेंस की उलट या रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होती है, इस तरह रिएक्टेंस की रेसिप्रोकल जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की रेजिस्टेंस जो होती है इम्पिडेंस, रिएक्टेंस की हमारी उलट क्या होती है, वो होती है ससेप्टेंस, कैपेसिटिव ससेप्टेंस या रिएक्टेंस की उलट, यानी कि इमेजिनरी कंपोनेंट का उलट, वो क्या होता है जे ओमेगा सी सी 1 माइनस ए वी। ठीक है, और आपको पता है कि जो कैपेसिटिव ससेप्टेंस होती है वो रेसिप्रोकल होती है, ससेप्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल होती है रिएक्टेंस की, तो ससेप्टेंस जो है वो इसके इक्वल हम देख सकते हैं कि जे ओमेगा सी सी 1 माइनस ए बी के बराबर आती है। ठीक है, अब यहाँ से गौर कीजिए, कुछ चीज़ें गौर करने वाली हैं। देखिए ये आई आई इनपुट करंट है और ये हमारे पास क्या है, ये ससेप्टेंस है। ठीक है, प्लीज़ नोट आई आई जो है वो इनपुट करंट है। ठीक है, और जो जे ओमेगा सी सी 1 माइनस ए वी, ये क्या है, ये इनपुट ससेप्टेंस है। इनपुट ससेप्टेंस है, तो ये अब इनपुट करंट है ना, इनपुट करंट है, इनपुट ससेप्टेंस है, तो ऐसा ही इसका इफ़ेक्ट ऐसा ही है जैसे जो है हमने एक कैपेसिटर लगाया हो जिसकी, देखिए ये देखें ना 1 ओवर जे, ये जे ओमेगा सी है ना, ये देखें जे ओमेगा सी,
अगर इसकी इम्पिडेंस देखनी होगी, इम्पिडेंस क्या होगी, इम्पिडेंस होगी 1/j⍵CC/AV, और इसको हम लिख सकते हैं 1/j, और जे ऊपर जाके -j हो जाएगा, जो अगर हम पहले के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहें -j डिवाइडेड बाय ω⍵C', ठीक है। और जबकि C' क्या है, C' है CC, सॉरी 1 - AV। तो ये देखिए, ये इम्पीडेंस किसकी बनती है, ये इम्पीडेंस बनती है कैपेसिटर की, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए ये ऐसा ही है जैसे हमने कैपेसिटर लगाया हुआ है, लेकिन अब कैपेसिटेंस की वैल्यू CC नहीं है, बल्कि क्या है, CC 1 - AV है कैपेसिटेंस की वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि इट इज़ जस्ट लाइक सिचुएशन when capacitor of CC 1 - AV capacitance is connected at input, that is between input एंड ग्राउंड, ठीक है। तो आप देखिए कि एक्चुअल कैपेसिटेंस तो CC थी, लेकिन ये इसका इफेक्ट ऐसे है जैसे एक्चुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू CC मल्टीप्लाइड बाय 1 - AV हो। तो इसका मतलब हुआ कि CC जो है एट इनपुट इज़ मैग्नीफाइड बाय फैक्टर 1 - AV, यानी कि CC कैपेसिटेंस जो है 1 - AV फैक्टर के साथ मैग्नीफाई हो गई है, बड़ी हो गई है, ठीक है। तो इस मैग्नीफिकेशन को, यानी कि इस CC की इस नंबर से मैग्नीफिकेशन को मिलर इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है। मैग्नीफिकेशन ऑफ फीडबैक capacitance is called Miller effect, and CC 1 - AV is called, this magnified capacitance is called Miller capacitance, ठीक है। यानी कि जो मैग्नीफाई हो जाती है 1 - AV के साथ कैपेसिटेंस, इसको कहते हैं, इस मैग्नीफिकेशन प्रोसेस को मिलर इफेक्ट कहते हैं, और इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम मिलर कैपेसिटेंस कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं CM से, मिलर से। CM किसके बराबर है, CC 1 - AV, ठीक है। तो जिस तरह से इनपुट साइड पर हमारी कैपेसिटेंस एक्चुअल कैपेसिटेंस से इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होके मिलती है, वैसे ही आउटपुट साइड पे भी इसका इफ़ेक्ट होता है। आउटपुट साइड पे इफेक्ट कैसे होता है अभी देखते हैं। ये फीडबैक also reflected at the output. CC is magnified at the output by the factor, जिस इनपुट साइड पर 1 - AV फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो आउटपुट साइड में भी किसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और फैक्टर है 1 - 1/AV। वन माइनस 1/AV से मल्टीप्लाई होता है। तो अब ये देखिए, अगर तो ये AV क्या है, AV हमारा वोल्टेज गेन है। तो अगर हमारा
नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में लगा होगा एम्पलीफायर, तो ए वी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ए वी की वैल्यू पॉजिटिव होकर जो सी एम की वैल्यू है वो नेगेटिव निकल आएगी। तो दैट डज नॉट मेक मच सेंस, ठीक है, ये इररेलेवेंट हो जाएगा। रेलिवेंट कब होगा? रेलिवेंट तब होगा जब ए वी हमारा इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में लगा होगा, इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में लगा होगा। इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में लगने की वजह से इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। इसके नेगेटिव होने की वजह से वन जो है ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए वी हो जाएगा। इस नेगेटिव होने की वजह से ए वी नेगेटिव हो जाएगा और ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए वी। तो फिर देखिए जो सी एम है वो 1 प्लस ए वी फैक्टर के साथ मैग्नीफाई होके मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर ए वी इन्वर्टिंग फैक्टर में होगा तो आउटपुट साइड जो है, आउटपुट साइड का इफेक्ट क्या होगा, 1 प्लस 1 ओवर ए वी से मल्टीप्लाई होके हमें आउटपुट साइड पे मिलेगी, ठीक है। तो अब जो है, चूँकि हमने कहा था कि ये हमारी जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी को इफ़ेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहले जो हमने हाई फ्रीक्वेंसी वाली फ्रीक्वेंसी की कैपेसिटेंस निकाली हुई थी, हाई फ्रीक्वेंसी वाली कैपेसिटेंस क्या थी कि इनपुट साइड की जो कैपेसिटेंस थी वो थी सी ए और आउटपुट साइड की जो कैपेसिटेंस थी वो थी सी बी, ठीक है। अब इसका मतलब है कि अब ये चूँकि ये भी फिर कैपेसिटेंस शामिल हो गई है, तो अब एक्चुअल कैपेसिटेंस इनपुट साइड पर सी ए नहीं रहेगी और आउटपुट साइड पर सी बी नहीं रहेगी, ये चेंज हो जाएगी। अभी हम देखते हैं चेंज कैसे होंगी। जो नई सी ए डैश है दैट वुड बी इक्वल टू सी ए प्लस सी एम, यानी कि सी ए प्लस 1 माइनस ए बी सी सी, ठीक है। और इसी तरह से जो एफ ए होगी, एफ ए डैश नई फ्रीक्वेंसी वो होगी 1/2 पाई आर आई पैरेलल आर एस सी ए डैश। इसी तरह से आउटपुट साइड पर जो सी बी डैश होगी वो होगी सी बी प्लस सी एम, दैट वुड बी इक्वल टू सी बी प्लस 1 माइनस 1 ओवर ए वी और सी सी। तो जो एफ बी डैश होगी वो होगी हमारे पास 1/2 पाई आर नॉट पैरेलल आर एल मल्टीप्लाइड बाय सी बी डैश, ठीक है। तो ये हमारी जो कैपेसिटेंस है वो यानी कि जो नई कैपेसिटेंस हमारी बनेगी वो सी ए और सी बी होंगी इनपुट और आउटपुट साइड पर, और जो नई फ्रीक्वेंसीज बनेगी वो एफ ए डैश और एफ बी डैश बनेगी। तो आपको पता है कि जब एफ ए और एफ बी डैश से इनसे हम क्या निकालते थे, इनसे हम हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालते थे। तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट वुड बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 ओवर एफ ए डैश प्लस 1 ओवर एफ बी डैश के इक्वल होती है, ठीक है। तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास सर्किट है, बता देते हैं पहले। शंट कैपेसिटेंस
आउटपुट साइड है भी शंट कैपेसिटेंस, ये मिलर कैपेसिटेंस, लोड रेजिस्टेंस 10K गिवन है, ये 15 पिको फैरेड गिवन है, ये गिवन है 20 पिको फैरेड, ये गिवन है आपका 2K 40 पिको फैरेड, और सोर्स रेजिस्टेंस आपकी गिवन है 100 ओम और सोर्स। ठीक है, हमें बताया गया है कि जो VL/VI है वो है -200, यानी कि इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में लगा हुआ है और जो FH है वो हमें मालूम करना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है कि FH हमें पता है, FH किसके बराबर है, FH इस वाले फॉर्मूले से निकल सकता है। तो FH निकालने के लिए हमें FA डैश और FB डैश निकालने हैं। ठीक है, तो FA डैश जो है हमारे पास वो है 1/2 पाई RI पैरेलल RS मल्टीप्लाइड बाय CA डैश। इसका मतलब है कि पहले ये दोनों चीज़ें निकाल लें। तो जो RI पैरेलल RS है हमें चीज़ें गिवन हैं 100 पैरेलल 2K, तो ये हमारे पास निकलेगा 95.24 ओम। इसी तरह से अब CA डैश निकालें। CA डैश क्या है, CA डैश है CA प्लस 1 - AV और साथ में CC। ठीक है, CA हमें गिवन है 40 पिको फैरेड और AV हमें गिवन है -200 यानी कि 1 + 200 और CC हमें गिवन है 20 पिको फैरेड। सॉरी, तो 20 पिको। ठीक है जी, और इससे हम वैल्यू निकालेंगे तो ये निकलेगी हमारे पास 4020 पिको फैरेड। ठीक है, देखिए हमारे पास एक्चुअली जो 40 पिको फैरेड थी वो मैग्नीफाई होके इतनी बड़ी में मिल गई है। इस तरह से जो CB डैश है, तो चलें अभी हम सिर्फ CA डैश निकाला है। तो अब जो FA डैश है हमारा, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/2 पाई 95.24 मल्टीप्लाइड बाय 40/20 पिको। ये किसके बराबर निकलेगा हमारा, ये निकलेगा 412 किलो हर्ट्ज़। इसी तरह से जो हमारा FB डैश है वो हमें पता है 1/2 पाई R0 पैरेलल RL और साथ में CB डैश होता है। तो R0 पैरेलल RL निकालेंगे, पैरेलल RL दोनों हमें गिवन है। वो क्या है, एक 10K गिवन है और एक 100 गिवन है। रिजल्टिंग हमारे पास आती है 99 ओम। इसी तरह से जो CB डैश है वो है CB प्लस 1 - 1/AV CC। CB हमें गिवन है 15 पिको फैरेड पिको प्लस ये हमारे पास क्या है 1 + 1/200 और साथ में CC जो है हमें गिवन है 20 पिको फैरेड। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 35 पिको फैरेड। फिर इस तरह से हमारा जो FB डैश है वो निकलेगा 1/2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 99 मल्टीप्लाइड बाय 35 पिको। तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा 46 मेगाहर्ट्ज़। और जो FH है निकलेगा 1/1/FA डैश प्लस 1/FB डैश इक्वल्स टू 1/1/412K प्लस 1/46 मेगा, दैट वुड बी इक्वल टू 408 किलो हर्ट्ज़। फिर वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मिलर कैपेसिटेंस। मिलर कैपेसिटेंस का हम दोबारा देख लेते हैं क्या है। मिलर कैपेसिटेंस जो है
वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी समझें कि हाई फ्रीक्वेंसी पे इफ़ेक्ट होगा, लो फ्रीक्वेंसी पे इसका इफ़ेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, और ये कैपेसिटेंस कहाँ पे होती है? ये इनपुट साइड से आउटपुट साइड पे होती है। ठीक है, ये चूँकि एक सॉर्ट ऑफ शंट कैपेसिटेंस है, तो क्योंकि इंटरलेट इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस है, तो ये एक किस्म की ऐसी कैपेसिटेंस है जैसे ये हमने कहा था ना, इसका इफ़ेक्ट ऐसा ही है जैसे एक कैपेसिटेंस लगी हो फ्रॉम इनपुट टू द ग्राउंड। ठीक है, ये ऐसे ही कैपेसिटेंस लगी हो फ्रॉम इनपुट टू द ग्राउंड, क्योंकि इसकी वैल्यू देखिए ऐसा ही है जैसे एक और रेजिस्टेंस लगी हो RI के साथ। ठीक है, पैरेलल में RI के साथ एक और जो है वो ये ऐसे ही है ना। अगर हम ये देखें कि VI निकालने VI निकालने की वजह से ये 1/R प्लस 1/R 1/R प्लस 1/R, तो 1/R ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? ये पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे ही इसका इफ़ेक्ट ऐसा ही है जैसे हमने इधर एक और पैरेलल इम्पीडेंस लगा दी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस लगा दी है। चूँकि इनपुट के साथ पैरेलल में लगाई है तो ये एक किस्म की शंट कैपेसिटेंस बन जाएगी, एक किस्म की ये शंट कैपेसिटेंस बन जाएगी। और चूँकि शंट कैपेसिटेंस बन जाएगी इसलिए इसका इफ़ेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी में होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि शंट कैपेसिटेंस जो है वो सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी में उसका इफ़ेक्ट होता है और लो फ्रीक्वेंसी में नहीं होता। तो ये भी इसका मिलर कैपेसिटेंस का इफ़ेक्ट भी सिर्फ हमें हाई फ्रीक्वेंसीज़ में मिलेगा, लो फ्रीक्वेंसी में जो है वो लो फ्रीक्वेंसी में इसका इफ़ेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी लो फ्रीक्वेंसी में। तो ये याद रखिए कि मिलर कैपेसिटेंस सिर्फ किस में होगी? सिर्फ और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी में होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिट रिस्पांस की। ट्रांजिट रिस्पांस क्या है? कि ट्रांजिट रिस्पांस ये है कि जब हम अपने सिस्टम को बिल्कुल थोड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई इनपुट देते हैं तो हम देखते हैं कि आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस छोटी सी शॉर्ट ड्यूरेशन के इनपुट को हम पल्स कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिट रिस्पांस of system is output waveform that results when input is a pulse or sudden change in voltage levels। यानी कि जब हमारी इनपुट छोटी सी एक पल्स होगी तो हम देखते हैं कि हमारी इनपुट आउटपुट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी के अपोजिट इस ट्रांजिट रिस्पांस को हम टाइम डोमेन में देखते हैं। ट्रांजिट रिस्पांस को हम देखते हैं टाइम डोमेन में एज अपोज टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, तो ये इसको हम बना सकते हैं। देखिए ये पल्स बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्स अगर इनपुट पर देंगे एम्पलीफायर को तो हम देखेंगे कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो जो ट्रांजिट रिस्पांस है होता तो ये टाइम डोमेन में है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे बड़ा डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यानी कि दो ऐसे एम्पलीफायर्स जिनका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस सेम है तो उनका ट्रांजिट रिस्पांस भी सेम निकलेगा। होगा तो वो टाइम डोमेन में, लेकिन अगर वो डिपेंड किस पे करेगा? फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे करेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है दोनों का सेम है तो उनका ट्रांजिट रिस्पांस भी सेम निकलेगा। ट्रांजिएंट रिस्पांस
depends on frequency response and vice versa. Two amplifiers having same frequency response will have same transit response. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो पल्स है ना, ये वाली जो पल्स की बात करते हैं, ये इस पल्स के अंदर हमारे इन्फिनिट जो है वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। यानी कि जब इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को हम सम अप करते हैं तो तब हमारे पास जाके ये परफेक्ट स्क्वायर वेव बनती है। अगर ऐसा ना हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर वेव नहीं बनेगी। ठीक है, तो आइडियली एम्पलीफायर की बैंडविड्थ हमने क्या कहा था कि आइडियली एम्पलीफायर की बैंडविड्थ जो है वो इन्फिनिट होती है। इन्फिनिट होने का मतलब ये है कि अगर हम इसको इस इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वाली पल्स इसकी इनपुट पे देते हैं तो ये इस तमाम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को एम्पलीफाई करके आउटपुट पे देगा। ठीक है, तो यानी कि ये बिल्कुल इसी तरह की आउटपुट इधर मिलेगी हमें, लेकिन एम्पलीफाई होके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी एम्पलीफायर की बैंडविड्थ जो है वो इन्फिनिट नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को तो एम्पलीफाई कर देगा, बाकी जो उसकी रेंज में नहीं है उनको एम्पलीफाई नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में पढ़ के आए हैं कि किस पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी के बैंडविड्थ हमारी FH और FL के दरमियान का जो विड्थ है ये हमारी बैंडविड्थ होती है, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर वो फ्रीक्वेंसीज जो उनके दरमियान में आएंगी वो तो एम्पलीफाई हो जाएंगी, बाकी एम्पलीफाई नहीं होंगी, तो आउटपुट जो है वो डिस्टॉर्टेड वर्जन होगी इनपुट का। ठीक है, तो पल्स हम अभी कहा था, पल्स के अंदर क्या होते हैं, इन्फिनिट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जबकि हमारा इन्फिनिट बैंडविड्थ जो है वो उसकी एम्पलीफायर की इन्फिनिट नहीं होती। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ऑप एम्प जो होता है शुड हैव लार्ज बैंडविड्थ, इन्फिनिट तो नहीं लेकिन लार्ज बैंडविड्थ होती है। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने कहा ना कि हम इनपुट देखते हैं, अगर हम पल्स देते हैं ना, यहाँ पे पल्स देते हैं फिर आउटपुट देखते हैं, तो इस किस्म के काफ़ी रिस्पॉन्सेज हैं। तो अगर तो इनपुट हमारी बिल्कुल सडन चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन वोल्टेज है कि बिल्कुल फ़ौरन हमने चेंज की, ज़्यादा बढ़ाई और फ़ौरन ही कम कर दी। ठीक है, इस किस्म की इनपुट को हम कहते हैं इम्पल्स। और जब ये इनपुट पर दें और आउटपुट चेक करें तो उसको कहते हैं इम्पल्स रिस्पांस। ठीक है, ये अगर इनपुट पर दें और आउटपुट चेक करें तो इसको कहेंगे इम्पल्स रिस्पांस। अगर इनपुट इस तरह की हो कि सडन चेंज हो जाए लेकिन फिर कांस्टेंट रहे, सडन चेंज हो जाए लेकिन उसके बाद नीचे ना आए, तो इस किस्म के इनपुट को कहते हैं स्टेप इनपुट। और इस किस्म के इनपुट पर सिस्टम के रिस्पांस को कहते हैं स्टेप रिस्पांस। तीसरी टाइप की होती है जिसे हम कहते हैं यानी कि सडन चेंज नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती है, बढ़ के कांस्टेंट लेवल पर जाती है। इसको कहते हैं रैंप इनपुट। और इस किस्म के रिस्पांस को कहते हैं, यानी कि इस इनपुट देने के बाद आउटपुट चेक करें वो कहते हैं रैंप रिस्पांस। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यानी कि कुछ लेक्चर्स पहले हमने जो है वो लो पास फिल्टर देखा था, जो कि क्या था, सॉरी, RC, जिसमें हमारे पास शंट कैपेसिटेंस थी, शंट कैपेसिटेंस से आउटपुट ली थी तो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी आई थी। हाई फ्रीक्वेंसी वाले को क्या कहते हैं, फिल्टर को हम लो पास फिल्टर कहते हैं, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाले कंपोनेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, नीचे वाले पास हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स होता है।
ये हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है FH, यानी कि ये लो फ्रीक्वेंसी पास हो जाती है, अपर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा ट्रांजिट रिस्पांस है वो कुछ इस तरह से होगा। जब इसको इम्पल्स इनपुट देंगे, ये वाली इम्पल्स इनपुट देंगे जब इसको, तो फ़ौरन ही आउटपुट नहीं बढ़ जाएगी। ठीक है, टाइम लगेगा आउटपुट को एक ख़ास जगह पे आने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू E, जब आपकी आउटपुट जो है वो 0.63.2% पे आ जाए या 0.632 E पे आ जाए, तो ये टाइम एक्सिस है, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। तो उस किस्म के टाइम को कहते हैं टाइम कांस्टेंट या RC। ठीक है, यानी कि जो टाइम कांस्टेंट है RC, ये है टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिएंट आउटपुट to reach 63.2% ऑफ फाइनल वैल्यू। ठीक है, इस टाइम को कहेंगे टाइम कांस्टेंट या T। और बैंडविड्थ अभी हमने देखा, बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ होती है FH माइनस FL। तो फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ एक शंट कैपेसिटेंस है, सीरीज़ कैपेसिटेंस नहीं है, तो यहाँ हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 होगी। तो ये क्या बनेगी हमारे पास FH माइनस 0 इक्वल्स टू FH। ठीक है, तो जो बैंडविड्थ जो हमारी है, यानी कि बैंडविड्थ हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी FH, और FH क्या होती है 1/2 RC। ठीक है, RC हमने कहा है, RC तो हमने कहा ये टाइम कांस्टेंट होता है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 तो देखिए हमने टाइम कांस्टेंट को, और यानी कि ये टाइम कांस्टेंट किस में है, टाइम डोमेन में है, बैंडविड्थ किस में है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बैंडविड्थ टाइम कांस्टेंट पे और टाइम कांस्टेंट बैंडविड्थ पे। यानी कि जो टाइम कांस्टेंट है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ज़्यादा होगी, टाइम कांस्टेंट कम होगा, यानी कि जल्दी ये वैल्यू हमें अचीव हो जाएगी। और अगर टाइम कांस्टेंट जो है वो कम हो, बैंडविड्थ ज़्यादा होगी, तो टाइम कांस्टेंट जो है वो बैंडविड्थ अगर कम होगी तो ये टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, देर से जाके ये वैल्यू अचीव करेगा। जिस तरह से टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन है, उस तरह एक और टाइम है जिसे हम कहते हैं राइज टाइम। ठीक है, TR। ठीक है, TR जो है इज़ रिक्वायर्ड टाइम रिक्वायर्ड for waveform to change from 10% of its initial value to 90% of its final value। यानी कि 0.1% लेट से इनिशियल वैल्यू ये थी 0.1% और फाइनल वैल्यू ये है 0.9%। ठीक है, तो इस तक के जो टाइम है ये वाला, यहाँ से लेकर जब 0.1 हो गई और जहाँ से जाकर जब 0.9 हो गई, तो इस टाइम को कहेंगे हम राइज टाइम। ठीक है, जब इनपुट जो है वो 10% ऑफ फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू से लेकर 90% ऑफ फाइनल वैल्यू पे पहुँच जाती है। और इसका जो फार्मूला है कैलकुलेट करने का, TR दैट इज़ इक्वल टू 0.35/बैंडविड्थ। तो ये भी देखिए राइज टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, बैंडविड्थ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ट्रांजिट रिस्पॉन्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि हम जो है अगर राइज टाइम मेजर कर लें तो हम इस सिस्टम की बैंडविड्थ फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि हम ऑसिलोस्कोप यानी कि सर्किट को स्क्वायर वेव में अप्लाई करते हैं और ऑसिलोस्कोप से देखते हैं
तो उस ऑसिलोस्कोप की मदद से हम जो है उसके राइज टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ऑसिलोस्कोप पर तो हमें वेवफॉर्म नज़र आ रही है, तो राइज टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब राइज टाइम कैलकुलेट कर लेंगे तो उससे हम सिस्टम की बैंडविड्थ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थी लिनियर कैपेसिटेंस और ट्रांजिट रिस्पांस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।